सभी विद्यार्थियों का आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवार के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीए बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल का यूनिट फर्स्ट में कुछ टॉपिक आपको करवा चुके हैं जो पहले अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। टॉपिक है अपरदन में क्वेश्चन नंबर क्या आया है परीक्षा में। अपरदन चक्र से क्या तात्पर्य है, डेविस के त्रिकट को विस्तार से समझाइए। डेविस के जो त्रिकट है, डेविस ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसको विस्तार से समझाना। देखो अपरदन चक्र, इस अपरदन चक्र सर्वप्रथम जो भूगोलवेत्ता था हेटन ने 1785 में यह है अपरदन चक्र के लिए है चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया था। चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया था किसने? हटन ने 1785 में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया था। अतः पृथ्वी के इतिहास में उनका मत था कि न तो आदि का कोई लक्षण है और न ही अंत का कोई भविष्य है। न तो आदि का कोई लक्षण है और न कोई अंत का भविष्य है। उन्होंने ये इस पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रवृत्ति की संकल्पना परिणित हो गया। दूसरी, इसी आधार पर उन्होंने एक रूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे चलकर अमेरिकी विद्वान विलियम मॉरिस डेविस ने अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 19वीं सदी के अंदर पूर्ण किया। डेविस के अनुसार किसी भी स्थलाकृति का निर्माण तथा विकास ऐतिहासिक क्रम में होता है। यानी डेविस ने यह बताया कि किसी भी स्थलाकृति का निर्माण, यानी जो स्थलाकृति है उसका निर्माण एक ऐतिहासिक रूप में हुआ है, यानी एक दिन में नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम में हुआ है। अब देखो डेविस के अनुसार जिसके अंतर्गत उसे कई अवस्थाओं में होकर गुजरना पड़ता है। यानी अपरदन एक पर्टिकुलर एक अवस्था नहीं है, इसको बहुत सारी अवस्थाओं में गुजरना पड़ता है और अवस्थाओं से गुजर के पूरा एक चक्कर बनता है। इसमें देखो कौन कौन सी अवस्थाएं से होकर गुजरना पड़ता है। इसके लिए पृथ्वी पर दो तरह के बल है, वो जिम्मेदार है अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। मैंने आपके जो पृथ्वी के बलों का जो जिम्मेदार थे, पृथ्वी के बल थे, उनके बनने वाली स्थलाकृतियां उस टाइम पे आपको बताया था कि पृथ्वी के अंदर दो बल होते हैं, एक तो अंतर्जात बल, दूसरा है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल है और दूसरा है बहिर्जात बल। बहिर्जात बल क्या करते हैं? बहिर्जात बल बाहरी क्षेत्र में। पहले तो अंतर्जात बल क्या करेंगे? अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर से विभिन्न जो धरातलीय विषमताओं का सर्जन करेंगे। यानी पृथ्वी के अंदर है वो विषमताओं का सर्जन। अंतर्जात बल क्या करेंगे? विषमताओं का सर्जन करेंगे। पहला यानी अंतर्जात बल तथा बहिर्जात बल इन पे बहुत ज्यादा समय के लिए कार्य करेंगे तथा इसको क्या करेंगे? समतलीकरण। यानी इनको जो विषमताएं थी इनको मिटाने का कार्य कौन करेगा? बहिर्जात बल। तो एक अंतर्जात बलों द्वारा धरातल पर विषमताओं का आधार दो रूपों से उत्थान, पर्वत, पठार, पहाड़ियां। यानी ये विषमताएं हैं, इसमें आता है पर्वत, पठार आदि तथा अवकलन द्वारा झीलों और गड्ढों का निर्माण होता है। यानी इसमें भी दो तरीके से हैं, वो झीलों का निर्माण तथा गड्ढों का निर्माण।
निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बहिर्जात बल, जिसमें नदी या बहता हुआ जल, सागरीय तरंग। अब जो समतल करने के लिए है इसमें आ जाती है नदी या सागरीय तरंग, हिमानी। ये क्या करती है, उन विषमताओं को क्या करती है, समतल करती है, यानी बिल्कुल प्लेन करती है, वापस से काट पीट के। बहिर्जात बल इन विषमताओं को दूर करने के प्रयत्न जो अतः उस भाग को समतल मैदान में परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार समय तथा विभिन्न अवस्थाओं, तरुण, प्रौढ़, जीर्ण अवस्थाओं के सम्मिलित रूप से अपवर्तन चक्र के लिए डेविस ने क्या किया था, डेविस ने अपवर्तन चक्र न कहकर इसको भौगोलिक चक्र कहा था। देखो मैं मिटा रहा हूं, डेविस ने भौगोलिक चक्कर का, यानी डेविस ने जो अपवर्तन चक्र था इसको भौगोलिक चक्र के ही नाम से इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादन किया था, इसका वर्णन किया था इसका। तो देखो अब बात करते हैं जो डेविस ने भौगोलिक चक्कर है, तो डेविस का भौगोलिक चक्कर है। विलियम मॉरिस डेविस ने सर्वप्रथम 1899 कब किया था इस सिद्धांत को, 1899 के अंदर भौगोलिक चक्कर की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। भौगोलिक चक्कर संकल्पना का प्रतिपादन 1899 में किया था। और भौगोलिक चक्कर की समय अवधि है, समय की वह अवधि है, इन्होंने क्या कहा, समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपवर्तन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृतिविहीन समतल मैदान में बदल जाता है। इस तरह डेविस ने स्थलरूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिवेश में किया। उन्होंने बताया कि स्थलरूपों के निर्माण एवं विकास पर संरचना प्रक्रम, अपवर्तन के कारक तथा समय अवस्था का प्रभाव होता है। इस आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादन किया कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। यानी इन्होंने क्या कहा, इस स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। इन तीन कारकों संरचना, प्रक्रम तथा समय को डेविस के त्रिकट कहा जाता है। तो डेविस के त्रिकट कौन कौन से हैं, देखो डेविस के जो त्रिकट है इसमें पहला है संरचना, सेकंड है वो है प्रक्रम, और तीसरा है वो है समय। यानी अवस्था। तो इनको डेविस के त्रिकट नाम से जाना गया। भौगोलिक चक्कर डेविस द्वारा प्रस्तुत स्थल निर्माण संबंधित सामान्य सिद्धांत नहीं है, वरन डेविस का सामान्य सिद्धांत यह है, स्थल रूपों में समय के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन, स्थल रूपों के समय के संदर्भ में। अब इन्होंने क्या दिया, जो सिद्धांत है वो स्थल रूपों के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन, स्थल रूपों के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन, समय के अनुसार जो परिवर्तन हुआ होता है।
उसके बारे में इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादन किया था, सामान्य सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य देखो क्या था। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह था स्थल रूपों का जन्य एवं क्रमबद्ध वर्णन करना। जन्य व क्रमबद्ध वर्णन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब बात करते हैं, देखो डेविस के सिद्धांत। डेविस का सिद्धांत है, डेविस ने अपने मत में संरचना प्रकरण तथा समय के प्रतिपल का स्थल रूपों को माना था। ये तो अपने पहले ज्ञात हो गया है। अब डेविस की सिद्धांत की मान्यताएं देखो। डेविस ने अपने सिद्धांत की निम्न मान्यताएं मानी, इनको उतार लिया होगा आपने। डेविस के सिद्धांत की मान्यता, यानी उन्होंने निम्न मान्यताएं दी थी। देखो वो कौन कौन सी मान्यता। नंबर पहली है, नंबर 1 मान्यता, अपरदन से पहले उत्थान की प्रक्रिया पहले होगी। अपरदन से पहले उत्थान की प्रक्रिया पहले होगी, यानी सर्वप्रथम उत्थान की प्रक्रिया होगी। उत्थान की प्रक्रिया होगी जो कि अल्पकालिक व तीव्र गति से संपन्न होती है, जो कि अल्पकालिक व तीव्र गति से संपन्न हो। ये इनकी फर्स्ट जो मान्यता थी ये थी, पहले उत्थान उसके बाद अपरदन शुरू। डेविस कहता है ये भ्रामक लगता है वैसे, क्योंकि प्रकृति में अपरदन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। यानी इसमें कमेंट पे आ गए, यानी पहला जो अपरदन की पहली इन्होंने मान्यता दी, ये मान्यता देने के बाद इस सिद्धांत की आलोचना भी होने लगी कि प्रकृति में क्या होता है कि उत्थान होने के बाद अपरदन वो है प्रतीक्षा नहीं करता है कि पूर्ण उत्थान एक बार हो, पूरा हो, उसके बाद में अपरदन करूंगा। नहीं, उत्थान जितना हो गया अपरदन स्टार्ट हो जाता है। यानी वो इंतजार नहीं करता है उत्थान की समाप्ति की, भाई उत्थान जब कंप्लीट होगा तब मैं जाके अपरदन करूंगा, ये प्रतीक्षा नहीं करता है। तो इसलिए ये आलोचना हो गई थी यहाँ पे। देखो दूसरी इस्लाहकर्ती, जो दूसरी जो मान्यता है उनकी वो देखो, इस्लाहकर्ती अंतर्जात व बहिर्जात बलों के अंतर संबंधों का प्रतिफलन है। इस्लाहकर्तियां अंतर्जात व बहिर्जात बलों के अंतर संबंधों का प्रतिफल है। इस्लाहकर्तियां जो इस्लाहकर्तियां बनी है वो अंतर्जात व बहिर्जात बलों के अंतर संबंधों का प्रतिफल है। ये कौन कहता है? डेविस कहता है।
ये दूसरी मान्यता थी। थर्ड मान्यता ये है, नदियां सबसे पहले अपनी घाटी को क्रमबद्ध करेगी। नदियां सबसे पहले अपनी घाटी को क्रमबद्ध करेगी, यानी अपनी घाटी को क्या करेगी, क्रमबद्ध करेगी। किस क्रिया द्वारा, लंबवत क्रिया द्वारा। लंबवत क्रिया द्वारा और पार्श्विक अपरदन से। कौन से अपरदन से, पार्श्विक। पार्श्विक अपरदन से ये अपने। अब देखो, जिस प्रकार से नदी का मुहाना यहां पे, अगर किसी टाइम पे उत्थान है, उत्थान के बाद में अगर मान लो नदी यूं, ठीक है, नदी का मुहाना यहां पे और यहां से नदी बह रही है, तो कुछ समय बाद नदी यहां तक बहने लग जाएगी, यूं बहने लग जाएगी, और एक समय के अनुसार इसका अपने उसको समाप्ति करती रहेगी। ये तो थी तीन जिसकी जो मान्यताएं थी। अगली देखो, जो फोर्थ मान्यता है वो देखो। फोर्थ मान्यता यह है, स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति से लघु अवधि में पूर्ण हो जाता है, लेकिन डेविस ने यह व्यक्त किया है कि परिस्थिति वंश अन्य स्थितियों में मंद गति से भी उत्थान हो सकता है। यानी पहले तो क्या बताया कि उत्थान तीव्र गति से होता है, लेकिन परिस्थितियों में परिस्थितिवंश स्थलखंड अन्य स्थितियों में मंद गति से भी उत्थान हो सकता है। तो ये इनकी फोर्थ वो मान्यता थी। अगली मान्यता के अनुसार अब इन्होंने क्या किया, जो ये डायग्राम से समझाया है, देखो डायग्राम से, ये तो थी मान्यताएं। सभी साथ के साथ डायग्राम बनाते रहना। ये आधार तल है, बेस लेवल।
ये विभिन्न स्तर का उत्थान है ये जो पर्वतनुमा संरचना है, पर्वतीय भाग है, तो ये समय समय पर होता है। अब जहां पे इन्होंने स्थलखंड है, इसके अनुसार से इसको समझाने का प्रयास किया। ये क्या पॉइंट है? सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई, सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई तथा यहां से लेकर और यहां, ये हो गई यूसी ए माना गया, यहां से लेकर और यहां तक ये एलसी हो गई। जो वेब पॉइंट है जहां पे तथा इसके बाद में यहां से लेकर और यहां तक ये और ये हो गया स्तर। यहां पे स्थलखंड का उत्थान समाप्त, स्थलखंड का उत्थान समाप्त यानी यहां पे क्षय बिंदु। अब इसके बाद में ये संरचना कहलाएगी मोनाडना। ये मोनोडोनम संरचना कहलाएगी। ये बेस लेवल हो गया, ये हो गई नदियों की तली की, गाठियों की तली। ये युवावस्था में युवावस्था, तरुण अवस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्ण अवस्था, अलग अलग इसकी अवस्थाएं थी। जिसको तरुण अवस्था या युवा अवस्था भी बोल सकते हैं। इसके बाद में प्रौढ़ावस्था थी, और फिर थी जीर्ण अवस्था यानी लास्ट स्टेज में। अब देखो ये हो गया गैर पॉइंट। अब बात करते हैं, ये डायग्राम आप बना लो
यूसी का लिखो आप ऐसे से यहां से लेकर और यहां तक ये हो गई यूसी। यूसी कहेंगे धरातलीय भाग की सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। यूसी क्या करता है? यूसी करता है धरातलीय भाग की सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। यह पहाड़ियों के शिखर को भी प्रदर्शित करता है, यानी पहाड़ियों का शिखर को भी प्रदर्शित करता है। क्षैतिज रेखा कैसे है? क्षैतिज रेखा कैसे है? जो कैसे और खेतक, कैसे खेतक एलसी देखो, दूसरा है एलसी, ए और ब, ए और ब, यहां से लेके यहां तक ये कहेगा एलसी। सागर, इसका मतलब है सागर तल से न्यूनतम उच्चावच या नदियों की घाटियों की तली को इंगित करता है, यानी ये नदी की घाटी है यहाँ पे तो ये इंगित करता है। ये नीचे वाली जो यहां से लेकर और यहां तक क्या हो जाएगी? एलसी, ये है एलसी, यानी लो लेवल की जो सेंट्रल लेवल है इसका लो। तो देखो क्षैतिज रेखा क्या है? सागर तल से ऊंचाई को दिखाती है, यहां से लेकर और यहां तक ये क्या कर देती है? सागर तल से ऊंचाई दिखाती है। अब ए व स सागर तल से अधिकतम निरपेक्ष ऊंचाई को प्रदर्शित करती है, जबकि व स रेखा प्रारंभिक सापेक्ष ऊंचाई प्रदर्शित करती है। ए रेखा अपवर्तन के आधार तल को जो सागर तल के बराबर को प्रदर्शित करती है, लेकिन कोई भी नदी आधार तल या सागर तल से नीचे अपनी घाटी को गहरा नहीं कर सकती। यानी ये कह सकते हैं कि आधार तल से नीचे कोई भी नदी है वो अपनी को गहरी नहीं कर सकती। विशेष परिस्थितियों में कुछ जगह पर थोड़ा बहुत हो सकता है कि इस आधार लेवल से भी नीचे जा सकती है, क्योंकि फिर पानी का जो रफ्तार है वो बिल्कुल धीरे हो जाएगी, एकदम धीरे हो जाएगी, इससे तो वो ज्यादा गहरा अपनी घाटी को गहरा नहीं कर पाएगी। इसके बाद अपवर्तन प्रारंभ हो जाता है तथा संपूर्ण चक्र 3 अवस्थाओं में युवावस्था यानी तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था में शुरू होता है। देखो युवावस्था नंबर 5 है वो युवावस्था। इस डायग्राम को बना लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं इसको, समझाना तो इसके रूप ही है, चलो इसमें समझा देते हैं। पहली है नंबर 1, मैं यहां से मिटा रहा हूं इसको। नंबर 5 है वो है युवा या तरुणावस्था। युवावस्था देखो इसमें, युवावस्था प्रारंभ में नदियां सरिताएं छोटी तथा दूर होती है। इन लघु सरिताओं के शीर्ष पर ही अपवर्तन होता है, जिस कारण उसकी लंबाई निरंतर बढ़ती जाती है। यानी इसे सरिता दीर्घाकरण कहते हैं। कोई नदी है यहां से निकल रही है, मान लो कोई नदी है यहां से निकल रही है और शुरू में बहती है, यहाँ पे शुरू में छोटी होती है, अब यह क्या करती है? शीर्ष बढ़ती है, यानी यहाँ पे अपने को काटती हुई अपने जो नदी का क्षेत्र है वो पीछे की तरह, इसको कहते हैं शीर्ष अपवर्तन क्षेत्र। तीव्र ढाल एवं तीव्र जलमार्ग ढाल के कारण नदियों का प्रवाह वेग तीव्र गति से होता है। परिणाम स्वरूप अधिकतम परिवहन क्षमता के कारण नदियां बड़े-बड़े शिलाखंडों के माध्यम से जल गर्तन प्रक्रिया द्वारा अपनी घाटियों को लंबवत अपवर्तन द्वारा गहरी करती जाती है। इस क्रिया को घाटी गर्तन क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? घाटी गर्तन क्रिया। क्योंकि यहाँ पे देखो उत्तान प्रारंभ हो गया, इसके बाद देखो यहाँ पे अपवर्तन हो गया और इस अपवर्तन के बाद में यहाँ से उत्तान हो गया, नदियां यहाँ पे अपनी जो गहरी घाटी है इसको गहरा करती जाती है। बहुत ही तीव्र ढाल होता है और इसके कारण गहरी जो घाटी करती है। इस तरह नदियों की घाटियां अत्यंत सक्रिय तथा गहरी होती है, वो नीचे तक सक्रिय होती है देखो, और अत्यधिक गहरी होती है। इनके ढाल खड़े होते हैं, ये जो ढाल है ये अत्यधिक खड़े होते हैं। ये जो ढाल है, ये वाली ढाल है, ये जो खड़े हैं, खड़े रूप में और उत्तर होते हैं। घाटी गर्तन के कारण निचला वक्र एलसी, जो एलसी है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी ये नीचे घटता जाता है, तेजी से घटता है, यानी घाटियों की तली गहरी होती जाती है, परंतु ऊपरी वक्र यूसी पहाड़ियों के शिखर लगभग स्थिर रहते हैं। अब यहाँ से यानी उत्थान समाप्त हो गया, यानी अब इसके बाद में उत्थान नहीं होगा। इसके बाद में ये जो घाटियों की जो शिखर है, जो घाटियों के पहाड़ियों के शिखर है वो स्थिर अवस्था में रहते हैं, यानी इस परिस्थिति के बाद में उत्थान नहीं होगा और यहाँ पे स्तर बना रहता है। फिर नदियां क्या करती हैं?
को काट के समतल कर दी जाती है बस। इसके अलावा अपर्दन नहीं होता है इस तरह, क्योंकि इनका अपर्दन नहीं होता है। इस तरह सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती जाती है। तरुण अवस्था के अंत में अधिकतम उच्चावच ये और रह, यहां तक ये और रह, ये और रह, यहां से लेके यहां तक ये और रह भाग विकसित होता है। तरुण अवस्था में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। देखो जो युवा अवस्था तरुण अवस्था है उसमें 3 प्रकार की विशेषताएं रहती है। पहले नंबर बस पहली अवस्था ले, पहली में क्या होता है, निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, यानी निरपेक्ष उच्चावच है वो स्थिर रहता है, क्योंकि पार्श्विक अपर्दन नगण्य होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्श्विक अपर्दन है वो नगण्य होता है। दूसरा 2 नंबर है गाठी के लगातार लंबवत अपर्दन गाठी गर्दन तथा ऊपरी भाग यूसी के न्यूनतम अपर्दन के कारण सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती है, यानी यहाँ पे बिल्कुल कम होता है तो शुरू के अंदर हल्की हल्की उच्चावच बढ़ते जाते हैं। नंबर 3 है गाठियों का आकार वी का आकार होता है, यानी गाठी का आकार कैसा होता है, वी शेप में होता है, जिसके पार्श्व भाग उत्तर ढाल वाले इस तरह गोर्ड तथा कैनियन का निर्माण होता है, यानी गोर्ड और कैनियन का निर्माण इसी अवस्था में होता है नदी की युवा अवस्था के अंदर। नदियों में जलमार्ग में जलप्रपात बनते हैं जो संयम के साथ तरुण अवस्था के अंत में समाप्त होते हैं, यानी इस अवस्था में जलप्रपात बनते हैं, यानी नदियों के जलप्रपात इसी अवस्था में बनते हैं। कौन सी अवस्था में, वो बनते हैं युवा अवस्था में, और वो निकट यानी जीवनावस्था में जाकर समाप्त हो जाते हैं, यहाँ पे जाके समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड है और वो है प्रौढ़ावस्था। सेकंड है वो है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होते ही पार्श्विक अपर्दन प्रारंभ हो जाता है, यानी साइडों से बगलों से पार्श्विक अपर्दन है वो स्टार्ट हो जाता है तथा गाठियों की चौड़ाई बढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया को गाठी का चौड़ा होना कहते हैं, गाठी का चौड़ा होना कहते हैं, तथा पहाड़ियों तथा जल विभाजक के शिखरों का भी अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी वक्र यूसी में गिरावट आने लगती है, जो यूसी है यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसमें गिरावट आने लगती है, यानी नीचे नीचे होने लग जाता है, तथा निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगता है। जो निरपेक्ष उच्चावच है, ये जो निरपेक्ष उच्चावच है वो कम होने लग जाता है। इस तरह निरपेक्ष व सापेक्ष उच्चावच दोनों में हाथ होने लगता है। वी आकार की जो गाठियां हैं ये गाठियां कम गहरी और सरल रेखी ढाल वाली हो जाती है, यानी गाठियां यहाँ पे चौड़ी हो जाती है और सरल रेखी यानी बिल्कुल समतल यानी खड़े ढाल वाली नहीं होती है, सरल ढाल वाली बन जाती है। तरुण अवस्था में जलमार्ग ढाल कम हो जाता है, अतः प्रौढ़ावस्था में मंद जलमार्ग ढाल के कारण नदियों का प्रवाह वेग, यहाँ पे क्या होता है, इस प्रौढ़ावस्था में है नदियों का वेग कम हो जाता है, नदियों का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे आते आते उसकी परिवहन क्षमता भी कम हो जाती है या घट जाती है, जिसके कारण गाठी गर्दन मंद पड़ जाता है, परंतु पार्श्विक अपर्दन के कारण यानी यहाँ पे वेग तो मंद हो जाता है पर गाठी के दोनों तरफ पार्श्विक अपर्दन वो लगातार होता रहता है, इसलिए गाठी क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, होना सक्रिय। अब देखो जीर्णावस्था, नंबर 3 है वो है जीर्णावस्था। जीर्णावस्था इस अवस्था में लंबवत अपर्दन रुक जाता है, यानी खड़ा अपर्दन रुक जाता है और पार्श्विक अपर्दन स्टार्टिंग रहता है। इस अवस्था की ऊपरी शिखर यूसी तेजी से घटने लगता है, यानी ये शिखर बिल्कुल तेजी से घटने लग जाते हैं, कटने लग जाते हैं अपर्दन द्वारा। इस अवस्था निरपेक्ष तथा सापेक्ष उच्चावच दोनों न्यूनतम हो जाते हैं, यानी इस अवस्था में आते आते बिल्कुल कम स्थलखंड बचता है। इस अवस्था में समस्त स्थलखंड निम्न उच्चावच वाला हो जाता है, जिस विस्तृत बाढ़ मैदानों का निर्माण हो जाता है। इस समतल मैदान को डेविस ने पेनी प्लेन, इस मैदान को क्या कहा डेविस ने, पेनी प्लेन कहा। क्या कहा है इसने, पेनी प्लेन कहा है इसे, समप्राय मैदान। इन्होंने समप्राय मैदान का नाम दिया है। इस मैदान की सतह पर उत्तल अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है। इसे डेविस ने मोनोडोनम, यानी यहाँ पे आते आते कुछ ऐसी संख्याएं मिलती है आधार रेखा पर, ऐसी जो डॉट डॉट मिलती है, ये पहाड़ियां मिलती है। इन्होंने डेविस ने क्या नाम दिया था, मोनोडोनम नाम दिया था, मोनोडोनम नाम इसको दिया था। मोनोडोनम का नामकरण यूएसए के न्यू हैम्पशायर की मोनोडोनम पहाड़ी के नाम पर किया गया था। इसका
360। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। नंबर 5 आलोचना या सिद्धांत की आलोचनाएं। नंबर 5, डेविस की उत्थान की संकल्पना मान्य नहीं है क्योंकि प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार उत्थान की प्रक्रिया सतत चलती रहती है अत्यंत मंद गति से। यानी डेविस के अनुसार जो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत है उसके अनुसार उत्थान प्रक्रिया सतत चलती रहती है। ये किसने कहा? ये प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार। प्लेट विवर्तनीय के सिद्धांत के अनुसार कहा है कि उत्थान प्रक्रिया सतत चलती रहती है। डेविस की यहां पे एक आलोचना हो गई। दूसरी आलोचना इन्होंने क्या की? डेविस ने बताया कि उत्थान के बाद अपवर्तन होता है। ऐसा नहीं होता है, उत्थान के साथ साथ अपवर्तन प्रक्रिया, यानी उत्थान के साथ अपवर्तन शुरू हो जाता है, अपवर्तन प्रारंभ हो जाता है। यानी अपवर्तन उत्थान की प्रतीक्षा नहीं करता है कि खड़ा नहीं रहता है। ये तीसरी जो आलोचना, डेविस ने चक्कर के अंत में स्थलखंड को दीर्घ काल तक स्थिर दशा में माना, लेकिन प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार स्थलखंड गतिशील होते रहते हैं। तो ये प्लेट विवर्तनीय, लेकिन डेविस का कहना है कि अपवर्तन चक्र की पूर्ण समाप्ति होने पर भूपटलीय स्थिरता संभव नहीं हो पाती है, तो पुनः उत्थान होने के कारण अपवर्तन चक्र में व्यवधान हो जाएगा तथा इसे अपवर्तन चक्र प्रारंभ हो जाएगा। अगली जो चौथी है वो देखो, डेविस के मॉडल को समय के आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। डेविस के मॉडल को समय को आवश्यकता से, यानी इसमें जो समय क्षेत्र था, यानी एक समय में घटित होता है सब कुछ, तो समय को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। डेविस का मॉडल समय आधारित मॉडल है, लेकिन पेन के अनुसार स्तर रूपों में समय के परिवेश में अनुक्रमिक विकास नहीं होता है। इसके अनुसार स्तर रूप संरचना प्रकरण तथा समय का प्रतिफल न होकर उत्थान एवं अपवर्तन की दरों के संबंधों पर आधारित होता है। ये पेन ने बताया, पर इसमें डेविस ने अपना विचार बिल्कुल सही रखा। अब इसके जो प्रभावी पक्ष है, डेविस के जो भौगोलिक चक्र का मूल्यांकन, तो डेविस का जो भौगोलिक चक्र विश्व स्तर में व्यापक समर्थन एवं ख्याति मिली है। प्रतिपादन काल 1899 से लेकर 1950 तक इस सिद्धांत का नया नशा छाया रहा है। यद्यपि वर्तमान समय में सिद्धांत के आलोचकों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि समर्थक अलग संख्या हो गए हैं, तथापि आलोचक भी डेविस के उदाहरणों को अपने विवरणों में व्यक्त किए बिना नहीं रह पाते हैं। हिगिंस महोदय की मान्यता है कि डेविस के दोषपूर्ण सिद्धांत को यदि एक लंबे समय तक भूआकृतिक समाज में इतनी अधिक मान्यताएं मिली तो उसके सशक्त कारण अवश्य होने चाहिए। अतः पहले डेविस के मॉडल को प्रभावी पक्षों पर प्रकाश विचार करना भी आवश्यक है। यानी डेविस का चक्कर एक बिल्कुल से क्या है, बिल्कुल से नेगलेक्ट भी नहीं है कि इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इसके जो नए वैज्ञानिक आए हैं इस सिद्धांत की अवधारणा लेकर, इसको आधार स्तर के लेकर ही बाद में इसको वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो, डेविस का मॉडल अत्यंत सरल है, व्यवहार्य है। सेकंड है, डेविस ने अपने मॉडल को सुरेख, रोचक एवं सशक्त शैली में प्रस्तुत किया है। ब्रायन महोदय का कहना है, डेविस का निर्मल एवं सुस्पष्ट भाषा में नशे से लोग अभिभूत हो गए हैं। डेविस का मॉडल व्यापक स्तर का क्षेत्र अध्ययन से प्राप्त होता है। डेविस के सिद्धांत तत्कालीन रूप में प्रचलित विकासशील विचारधारा से भरपूर समर्थन प्राप्त किया है। डेविस का सिद्धांत स्तर रूपों के विकास से संबंधित भावी कथन तथा पिछली घटनाओं को पुनर्रचना दोनों के समर्थन प्राप्त है। यानी इस प्रकार डेविस के सिद्धांत की कुछ मुख्य आलोचनाएं भी रही है। तो इसके डेविस के सिद्धांत की अब ज्ञात तो है कि स्थल रूपों के विकास से संबंधित गतिक संतुलन सिद्धांत या अचक्रीय संकल्पना को डेविस के भौगोलिक चक्र के विकल्प के रूप में विद्वानों ने अधिक समर्थन नहीं दिया। यानी बिल्कुल से इसके बाद में
बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने चर्चा दी और इसी आधार पर दिया, बस नाम चेंज किया है और कुछ परिभाषाएं यानी कुछ सटीक उत्तर दिया। तो इसके ये क्वेश्चन समाप्त होता है, तो हम इजाजत लेंगे यहाँ तक। ठीक है, धन्यवाद है, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इसका आप चित्र वगैरह बना के याद कर लीजिए इसको अच्छे से, पेन और हैंडराइटिंग से शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।